नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल पांडे गवर्नमेंट कॉलेज में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की तृतीय वीडियो यानी अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, आज हम इनका अंतिम एवं तृतीय वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय वीडियो से संबंधित इसके अंतिम भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ये द्वितीय वीडियो में मैंने ये बता चुका हूँ कि किस प्रकार हिटलर जो है बर्लिन पहुँचते हैं और वे फिर हिटलर से मुलाकात करते हैं। किस प्रकार जो है कैप्टन मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को मलाया के जिंता में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और फिर किस प्रकार इनका पुनः जो है व्यवस्थित रूप से जो है 28 से 30 मार्च 1942 को जो है टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज का व्यवस्थित पुनर्गठन होता है, पुनः स्थापना की जाती है। इनमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति शामिल थे, राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल। फिर किस प्रकार जो है 23 जून 1942 को जो है बैंकॉक में आपका इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना जो है राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में किया जाता है। इन सारे वीडियो के बारे में हमने द्वितीय वीडियो में अध्ययन किए थे। आज हम इसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये जो है 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। इनका जो है विघटन होगा, तो हम आज प्रथम आज़ाद हिंद फौज का विघटन, प्रथम आज़ाद हिंद फौज का विघटन, प्रथम आज़ाद हिंद फौज का विघटन जापानी सरकार के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्यालय मेजर फुजीहारा के पास था। इनके पास था मेजर फुजीहारा के पास था। और मेजर फुजीहारा ने किस प्रकार उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सहयोग देते हैं। अब इनके ही कहने से और आपका इनके ही कहने से जो है मेजर फुजीहारा के कहने से ही कैप्टन मोहन सिंह ने और ज्ञानी प्रीतम सिंह के कहने से कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। तो मेजर जो जापानी कार्यालय जापानी सरकार के बीच जो है संपर्क स्थापित करने के कार्यालय जो है मेजर फुजीहारा के हाथों में था। लेकिन बाद में जो है कैप्टन जो है इवाकुरो, कैप्टन या कर्नल इवाकुरो इनके हाथों में जो है संपर्क स्थापित करने का कार्यालय आ जाता है। इसके बाद जो है भारतीय सैनिक एवं जापानी सैनिकों के बीच मतभेद आरंभ हो जाता है, क्योंकि कैप्टन जो इवाकुरो थे वे भारतीय सैनिकों की भावनाओं को समझ नहीं पाया। परिणाम स्वरूप और दूसरी तरफ जो है इस समय तक जो है 50,000 सैनिकों की जत्था जो है कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में था। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह ये जानते थे कि इतनी छोटी संख्या में हम जो है इतनी छोटी संख्या की फौज में हम ब्रिटिश साम्राज्य को भगा नहीं सकते, ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ नहीं सकते, इनको भारत को स्वतंत्र करा नहीं सकते। इसलिए वे चाहते थे कि कम से कम 2 लाख तक फौज की स्थापना वे करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लेकर इन्होंने अपना प्लानिंग बनाया। लेकिन जो है इस बात को कर्नल इवाकुरो ने पूरी तरह से नकार दिया और जिसकी वजह से दोनों के बीच यानी कैप्टन मोहन सिंह और कर्नल इवाकुरो के बीच जो है संबंध खराब हो जाता है। यानी जापानी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच मतभेद बढ़ना आरंभ हो जाता है। और अंततः जो है जापानी जापानी खुफिया पुलिस जो है कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जो है इस प्रकार 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार कैप्टन मोहन सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रथम आज़ाद हिंद फौज का क्या हो जाता है, विघटन आरंभ हो जाता है। और जब ये विघटन आरंभ हो जाता है तो इस समय तक जो है जो बैंकॉक में थे कौन, आपका राज बिहारी बोस, ये आते हैं और फिर यहाँ से उन्होंने क्या करते हैं, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करना
आरंभ करते हैं। और इनके ही नेतृत्व में एक और संस्था थी, कौन? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, यानी ये दोनों संस्था का इन्होंने नेतृत्व करते हैं। लेकिन जो है इनका उम्र जो है बहुत बढ़ गया रहता है, इनका उम्र अधिक हो गया रहता है। परिणाम स्वरूप ये जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है नेतृत्व करने में अक्षम होते हैं, अक्षम अपने आप को पाते हैं। परिणाम स्वरूप ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एवं आज़ाद हिंद फौज का जो है नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपने का निर्णय लिया जाता है। और अंतर्गत जो है इन्हें सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया जाता है। ये तो हो गया। उसके बाद अब ये जापान और टोक्यो यहाँ की जो बातें हैं, इसके बाद अब हम देखें कि जापान में अब आपका सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं? बर्लिन में थे इस समय तक, और बर्लिन में इन्होंने तीन मांगे हिटलर से मांगे थे। उनकी 2 मांगे को पूरा कर दिया गया था, लेकिन तीसरी मांगों को पूरा नहीं किया गया था। इसलिए जो है जापान जो आपका सुभाष चंद्र बोस एवं हिटलर के बीच जो है संबंध थोड़ा मतभेद आरंभ हो जाता है। और सुभाष चंद्र बोस अब यहाँ जापान से सीधा पूर्वी एशिया जाने का निर्णय लेते हैं और हिटलर से कहते हैं कि आप हमें जापान जाने के लिए प्लेन उपलब्ध कराएं। लेकिन हिटलर कहते हैं कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, प्लेन के माध्यम से आप जापान नहीं जा सकते, इसलिए आप जो है हम आपको पनडुब्बी देते हैं, पनडुब्बी से आप जो है हम आपको जापान तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये किस प्रकार जो है हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया अपने मित्र मित्र देश थे जापान तक पहुंचाने के लिए। इस संबंधित हम वीडियो में आपका मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब दोस्तों आज हम देखेंगे कि किस प्रकार जो यूरोप का मैप था। ये जो यूरोप का मैप है, ये लगभग मैप है। ये है आपका रूस है, यहाँ चीन है आपका, ये रूस है, रूस का प्रदेश है, ये चीन है आपका, ये जो है आपका जर्मनी है, ये इंग्लैंड है आपका लगभग, ये मान लीजिए। और यहाँ जो है आपका पुर्तगाल है, ये है आपका इंडिया है आपका। अब ये जो है यहाँ पास आपका पूर्वी जो है दक्षिणी एशिया महाद्वीप है, दक्षिणी एरिया का जो क्षेत्र है। इस प्रकार जो है हिटलर जो है उनको पनडुब्बी से जो है, जिस प्रकार वास्को डी गामा ने, पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वास्को डी गामा ने जो है ये दक्षिणी उत्तरी हिंद अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होते हुए ये मेडागास्कर तक पहुंचे थे। उसके बाद ये कालीघाट होते हुए भारत पहुंचे थे पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने। इसी मार्ग से जो है जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को इन्हीं मार्ग से जो है पूरा यूरोप का चक्कर लगाते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर से दक्षिणी अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर तक पहुंचे। अब मेडागास्कर से सीधा कहाँ पहुंचे? सिंगापुर पहुंचे। और सिंगापुर से सीधा पहुंचते हैं कहाँ? आपका यहाँ है जापान है, यहाँ ये जापान पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जो है इन्हें पनडुब्बी में 3 माह का समय लगा जापान सिंगापुर से होते हुए जापान पहुंचने में। ये एक बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐसा शख्स थे सुभाष चंद्र बोस, जिसको 2 देशों ने जो है इनकी एक साथ मदद किए थे। इस प्रकार जो है सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर जो है 8 फरवरी 1943 को सिंगापुर के लिए रवाना होते हैं हामिद हसन के साथ। इसके साथ हामिद हसन के साथ जो है 8 फरवरी 1943 को हामिद हसन के साथ सिंगापुर के लिए रवाना होते हैं। और जो है सिंगापुर के लिए रवाना होते हैं। और सिंगापुर जो है इन्होंने सिंगापुर उन्होंने जो है सिंगापुर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में ही सिंगापुर के बाद फिर ये टोक्यो पहुंचते हैं। और टोक्यो जो जापान की राजधानी है, ये जो है 13 जून 1943 को पहुंचते हैं। 13 जून 1943 को टोक्यो यानी जापान पहुंचते हैं। और जापान के जो प्रधानमंत्री थे तोजो,
इन्होंने उनका स्वागत किया, क्योंकि उनके मित्र देश ने सुभाष चंद्र बोस को भेजा था, यानी जर्मनी ने सुभाष चंद्र को भेजा था, इसलिए तोजो ने सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। और सुभाष चंद्र बोस जो है इन तोजो से, जो जापानी प्रधानमंत्री तोजो से 2 बार मुलाकात किया, और तोजो ने सुभाष चंद्र बोस को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। और यहीं जापान में ही रासबिहारी बोस भी रह रहे थे, और एक और बोस जो रह रहे थे, इस बोस ने जो है सुभाष चंद्र बोस का भरपूर स्वागत किया, क्योंकि इन्होंने आमंत्रित किया था। और इस प्रकार जो है ये फिर 2 बार जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात करने के बाद ये फिर से जो है इनके मदद के आश्वासन पाकर ये फिर से 2 जुलाई 1943 को 2 जुलाई 1943 को ये सिंगापुर पहुंचते हैं। फिर से सिंगापुर पहुंचा, और सिंगापुर में जो है सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में, सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में, सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का जो है अध्यक्ष बनाया 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का अध्यक्ष बनाया, और यही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का भी कार्यभार सौंपा गया। इस प्रकार जो है 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया, और यही जो है 5 जुलाई 1943 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और सुभाष चंद्र और जो है आज़ाद हिंद फौज के सेना को जो है एक कमांड जो है आपका सुप्रीम कमांडर के रूप में उनको संबोधित किया, और यही इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही जो है स्वतंत्रता देवी की मांग है। यानी यही जो है 4 जुलाई 1943 में ही जो है सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये 2 जो नारे हैं, जो बात इनको इन्होंने दिया था। इसके बाद जो है 25 अगस्त 1943 को 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने INA का पुनर्गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का INA का क्या किया? पुनर्गठन किया, और इनको अनेक ब्रिगेडों में बांट दिया। मुख्य रूप से 3 ब्रिगेड थे, सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड, जब आपका जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी ब्रिगेड की भी स्थापना की गई थी महिलाओं के लिए, और इसमें झांसी ब्रिगेड नेतृत्वकर्ता थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, और इसके अलावा सुभाष ब्रिगेड का नेतृत्व करता था शहनवाज खां। इसके बाद जो है 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस जो है सिंगापुर के कैथे के सिनेमा हॉल में स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के वही कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किया, और यहाँ स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किया। और यही स्वतंत्र अस्थायी सरकार के जो है सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति
एवं प्रधानमंत्री स्वयं जो है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। और यहाँ 21 जो है सदस्यीय मंत्रिमंडल जो है यहाँ बनाया गया। 21 सदस्य थे इस अस्थायी सरकार में, और इसमें मुख्य रूप से थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनको महिला आयोग से महिला संबंधित जो है मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा H.C. चटर्जी ये वित्त मंत्री थे। इसके अलावा S.S. अय्यर ये सूचना प्रसारण मंत्री थे। इसके अलावा राज बिहारी बोस को आपका सर्वोच्च सलाहकार बनाया गया था। राज बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार बनाया गया था। इस प्रकार 21 अक्टूबर 1943 को जो बनाया गया स्वतंत्र अस्थायी सरकार को कुछ ही समय बाद जो है 9 देशों ने, कितना देशों ने, 9 देशों ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी। ये 9 देश थे मुख्य रूप से आपका जर्मनी, इटली, जापान भी थे, चीन भी थे, कोरिया आपका फिलीपींस आपका बर्मा और क्रोशिया। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कौन बच गया? मंचूरिया। ये 9 देशों को जर्मनी, इटली, जापान, चीन, कोरिया, फिलीपींस, बर्मा, क्रोशिया, मंचूरिया, ये 9 देशों ने जो है 21 अक्टूबर 1943 को जो बनाया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में अस्थायी सरकार को, स्वतंत्र अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने 25 अक्टूबर 1943 को ब्रिटेन एवं अमेरिका के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। 25 अक्टूबर 1943 को ब्रिटेन प्लस अमेरिका, ये दोनों देशों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी। और इसी बीच जो है 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में बृहद एशिया सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस शामिल हुए। किसमें? 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में बृहद एशिया सम्मेलन, 6 नवंबर 1943 को टोक्यो में बृहद एशिया सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जो है ये शामिल हुए। और यही जो है जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने अपने नियंत्रण के जो भारतीय क्षेत्र थे, भारतीय महाद्वीप थे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, यानी स्वतंत्र अस्थायी सरकार को सौंप दिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किसने सौंप दिया? जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस को, यानी स्वतंत्र अस्थायी सरकार को। ये जो भारतीय महाद्वीप थे और इस भारतीय महाद्वीप पर जापान का अधिकार हो गया था। इससे पहले इस महाद्वीप पर अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों से छीन लिया था जापान ने। और इसको जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है किसको सौंप दिया गया? स्वतंत्र अस्थायी सरकार को सौंप दिया गया। उसके बाद जो है 31 दिसंबर 1943 को इस महाद्वीप पर जो है सूबाए आज़ाद हिंद फौज का अधिकार हो गया। 31 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अधिकार हो गया और इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अंडमान का नाम रखा गया शहीद द्वीप और निकोबार का रखा गया स्वराज द्वीप। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप का समूह का क्या नाम रखा? अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। उसके बाद जनवरी 1944 में
अस्थायी सरकार ने क्या किया था, यद्यपि जो है 25 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जर्मनी 25 अक्टूबर 1943 को इन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था। इसलिए जनवरी 1943 में इनकी आज़ाद हिंद फौज की सेना कहाँ पहुँच गया, रंगून पहुँच गया। जनवरी 1943 में आज़ाद हिंद फौज की सेना रंगून पहुँच गया और रंगून में उनकी जो फौज थी, इनकी मुख्य रूप से 3 ब्रिगेड थे। 3 ब्रिगेड इनको बनाया गया था, मुख्य रूप से थे 3 कमान थे इनका, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड एवं गांधी ब्रिगेड। इसी समय जो है रंगून आज़ाद हिंद फौज की सेना जब रंगून पहुंचा तो इसी समय जो है यहाँ के रंगून के आसपास के जो क्षेत्र के जो महिलाओं ने अपनी संपत्ति, मुख्य रूप से अपने जो उनके पास जो स्वर्ण आभूषण था एवं जो संपत्ति थी उसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और इसमें मुख्य रूप से एक महिला का नाम आता है आपका हेमराज बटाई। क्या नाम, हेमराज बटाई। हेमराज बटाई। इस महिला ने अपनी सारी संपत्ति जो है आज़ाद हिंद फौज की सेना को सौंप दिया। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हेमराज बटाई को उपाधि दिया क्या, सेवक ए हिंद। सेवक ए हिंद की उपाधि दिया। इसके बाद जो है 1944 में, फरवरी 1944 में 4 फरवरी 1944 में जो है आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है अराकान के युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। 4 फरवरी 1943 में अराकान के युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। और 18 मार्च 1944 को मुक्ति सेना, यानी जो सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाया था मुक्ति सेना, ये सेना जो है भारत की धरती पर पहली बार कदम रखा। यानी आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है 18 मार्च 1943 को पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। और ये किनके नेतृत्व में, कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में। कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस की सेना यानी मुक्ति सेना या आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है 18 मार्च 1944 को पहली बार भारत की धरती पर कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में जो है कदम रखा। और ये सेना जो है भारत के अंदर तक चली आई। और 14 अप्रैल 1944 को ये सेना जो है मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर, ये महत्वपूर्ण है, 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग नामक स्थान पर, मोरांग नामक स्थान पर जो है भारत का तिरंगा फहराया गया। भारत का तिरंगा फहराया गया पहली बार इनके द्वारा, आज़ाद हिंद फौज की सेना के द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग नामक स्थान में भारत का तिरंगा जो है फहराया गया। ये तिरंगा क्या फहराया गया था, जो तिरंगा जो 3 रंग का तो था ही, लेकिन जो है जो तिरंगा में उसमें क्या था, जो चरखी की जगह जो इसमें शेर का छाप था। ठीक है, तो ये जो मोरांग में भारत का पहला झंडा जो है फहराया गया। और जो आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से उन्होंने बर्मा की सीमा को पार किया। ठीक है, ये रंगून की सीमा को, बर्मा की सीमा को पार करने के बाद जो है उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र से, ये उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र से इन्होंने क्या किया, कोहिमा और नागालैंड को घेर लिया। कोहिमा और नागालैंड को घेर लिया। इसी बीच जो है देखिए सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य यह था कि वर्षा ऋतु होने तक हम जो है इन कोहिमा और नागालैंड को पूरी तरह से अधिकार में ले लेंगे, ये उनका सोच था, इनकी योजना थी। लेकिन जो है इसी बीच मौसम खराब होने के कारण अचानक जो है घनघोर वर्षा हो गई। और वर्षा अधिक होने के कारण जो है आज़ाद हिंद फौज की जो सेना के जो तंबू थे उसमें जो
रह रहे फौज तंबू में जो है पूरी तरह से पानी भर गया, और पानी भरने के कारण मच्छर पैदा हुआ, और मच्छर के पैदा होने के कारण जो है वहाँ मलेरिया फैल गई। अब मलेरिया फैलने की वजह से जो है वहाँ के अधिकांश जो है बहुत सारे सैनिक जो है आज़ाद हिंद फौज के मरना आरंभ कर दिए। इसी बीच जो है देखिए 1944 की घटना है। 1945 आते आते तक जो है, इसी बीच क्या हुआ, 1945 आते आते जापान भी पराजित हो गया। जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष था आपका तोजो, ये भी इनकी भी स्थिति धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। इसके अलावा इसी बीच 1945 में जो जर्मनी के जो हिटलर थे, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। इटली के जो मुसोलिनी थे, जो इनकी भी हत्या कर दी गई। और जो है इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 के आते आते तक जो है मित्र राष्ट्र जो है धुरी राष्ट्र पर अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिए, और धुरी राष्ट्र जो है जगह जगह उनका हार होना आरंभ हो गया। और इसी स्थिति के कारण जो है जापान जो है कोहिमा और नागालैंड के क्षेत्र में जब ये जो आज़ाद हिंद फौज की सेना ने घेर लिया था, तो इस समय तक जो है जापानी सेना ने उनकी कोई सहायता नहीं किया। और इसी बीच जो है आज़ाद हिंद फौज की सेना को भारत की सेना भी, भारतीय सैनिक भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाए। इस प्रकार जो है भारतीय सैनिक भी कोई प्रकार की मदद नहीं कर पाए। तब जो है इसी बीच जो है 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जो है रंगून रेडियो स्टेशन से जो है ओजस्वीपूर्ण भाषण दिया। और इस भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हुए संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से आज़ाद हिंद फौज की सेना का विजय की शुभकामना मांगी उन्होंने महात्मा गांधी से। और इसी 4 जुलाई 1944 के जो है भाषण में रंगून रेडियो स्टेशन में उन्होंने जो भाषण दिया, इसी में ही सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता क्या किए थे, उपाधि दिया था, राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। राष्ट्र जो है इसी में उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। और इनसे महात्मा गांधी से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या किए थे, आपका शुभकामना मांगे थे, इनसे आशीर्वाद मांगे थे कि अब जो है आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है भारत की आज़ादी के लिए अंतिम पायदान पर पहुंच गए हैं, और हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इस प्रकार जो है इसी बीच ये सब होने के बाद इसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो रहा था। अमेरिका जो है इसमें शामिल हो चुके थे। और इसी बीच जो है जापान में जो है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया। उनका नाम था फैटमैन। और जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में इन्होंने लिटिल बॉय करके जो है परमाणु बम गिराया। ठीक है, लिटिल बॉय करके परमाणु बम गिराया, जिससे जो है 10 अगस्त 1945 को जापान जो है क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, निःशर्त, बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय तक देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस जितनी भी सहयोगी राष्ट्र थे ये सब पराजित हो चुके थे। जर्मनी, इटली, जापान भी अब 10 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इन्होंने फिर भी हार स्वीकार नहीं किया और इन्होंने कहा कि जापानियों की लड़ाई खत्म हो सकती है लेकिन हमारा नहीं।
इनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो जापान ने 10 अगस्त 1945 को तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जापानियों का ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हमारा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। और जो है 13 अगस्त 1945 को 13 अगस्त 1945 को जो है सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। देखिए ये सिंगापुर इसलिए पहुंचे थे क्योंकि अब देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान पराजित हो गया, जापान आत्मसमर्पण कर दिया और किसी भी तरीके से आज़ाद हिंद फौज की सेना को जो है ना जापानियों की तरफ से ना भारतीय सैनिकों की तरफ से किसी भी प्रकार का मदद नहीं मिल रहा था, तो ये बात समझ में आ गया था कि अब जो है आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी बीच जो है अंग्रेज सैनिक ने अपना बढ़त आरंभ कर दिया था और आगे बढ़ता जा रहा था। इसलिए जो है इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इसी बीच जो है क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज की सेना को विघटन कर दिया था, उनको ख़त्म कर दिया था। और जितनी भी जो इन्होंने रंगून के महिलाओं से या उनके आसपास के क्षेत्रों से इन्होंने जो स्वर्ण आभूषण प्राप्त किया था, जो संपत्ति प्राप्त किया था, इन सबको फिर से इन्होंने क्या किया, वितरित करवा दिया था, फिर से सबको वापस करवा दिया था और जो है आज़ाद हिंद फौज की सेना को विघटित कर दिया था। लेकिन फिर भी इनके जो दो मुख्य जो अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के, जो आज सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, और इन्होंने सोचा कि किसी भी तरीक़े से रंगून से आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से गुप्त रास्ता से कहीं न कहीं इनको रंगून से बाहर किया जाए। और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 13 अगस्त 1945 को यहाँ पहुँचा, सिंगापुर पहुँचा। और सिंगापुर से इन्होंने 16 अगस्त को देखिए 13 अगस्त 1945 को उन्होंने सिंगापुर पहुँचा, सिंगापुर गए और 16 अगस्त को ये सिंगापुर छोड़ दिए। 16 अगस्त को ये सिंगापुर छोड़ दिए और सिंगापुर छोड़ने के बाद ये कहाँ पहुँचे, सैगोन पहुँचे। सिंगापुर से सैगोन पहुँचे। सैगोन जाने का इन्होंने योजना बनाया और 13 अप्रैल अगला जस्ट दिन 13 अप्रैल को क्या किए, 16 अगस्त के बाद ये 17 अगस्त को ये सैगोन पहुँचे। और सैगोन पहुंचने के बाद जो है 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जो है सुभाष चंद्र बोस और उनके एक साथी हबीबुर रहमान बोस और हबीबुर रहमान, ये दोनों जो है टोक्यो जाने के लिए रवाना होते हैं। कहाँ जाने के लिए, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो जाने के लिए रवाना होते हैं। और टोक्यो जाने के लिए रवाना होते हैं और यही जो है फार्मोसा हवाई अड्डे में फार्मोसा हवाई अड्डे में ये क्या करते हैं, विमान पर सवार होते हैं। और विमान का क्या नाम था, शैली 97.2। और ये शैली 97.2 मॉडल का बमवर्षक विमान था, बम्पर विमान। अब इस विमान से जो है फार्मोसा हवाई अड्डे से इन्होंने 18 अगस्त 1945 को रवाना हुए, लेकिन कुछ ही दूरी पर ये बम जो है मृत्यु हो गया। लेकिन इस संबंध में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संबंध में रहस्य बना हुआ है और अभी भी ये सच्चाई तक पहुंचा नहीं जा पाया है कि सुभाष चंद्र बोस की ये फार्मोसा हवाई अड्डे से इसी आपका हवाई जहाज में उनकी मृत्यु हुआ था या किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई या कहाँ गए, इसके बारे में अभी तक कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपना अलग अलग विचार दिए हैं। लेकिन जो है ये यहाँ से जो है सुभाष चंद्र बोस के इनके बारे में जानकारी जो है समाप्त हो जाता है। और कहा जाता है कि हबीब रहमान और जो जापानी जो सेनाध्यक्ष थे, इन्होंने जो फार्मोसा हवाई अड्डे के आसपास ही जो है सुभाष चंद्र बोस की मृत शरीर को दफना दिया था। ये सारी बातें इतिहास में भी वर्णित है, बहुत सारे बहुत जगहों में ये भी मिलता है। लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, तो ये बड़ी अलग बात है। उसके बाद जो है
ये तो हो गया। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की सेना का क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की सेना का क्या हुआ? सेना का क्या हुआ? नवंबर 1945 में क्या हुआ? नवंबर 1945 में सुभाष चंद्र, जो आज़ाद हिंद फौज के जो 3 प्रमुख जो अधिकारी थे, शाहनवाज खां और थे आपका प्रेम सहगल और जो आपका प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, इन तीनों पर जो है लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनके वकील के रूप में जो है भारत के जो शीर्ष नेता थे और जो वकील थे, इन्होंने उनके पैरवी किए, जिनमें मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, आपका भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं अरोड़ा आसफ अली, ये सभी नेताओं ने और जो वकील थे, इन्होंने जो है इनकी पैरवी किया आज़ाद हिंद फौज की सेना को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी जो है इनको आज़ाद हिंद फौज की सेना को क्या किया गया? इनको मृत्युदंड दिया गया देशद्रोह के आरोप में। और जब मृत्युदंड दिया गया तो उस समय जनता में रोष पैदा हो गया और वे दिल्ली के सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नारा दिया कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। देखिए, नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ यहाँ के कि लाल किले को तोड़ दो, लाल किलों को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा के लेकर जो है दिल्ली के सड़कों पर जो है हजारों की संख्या में जो है जनता ने मार्च किए, जिसकी वजह से जो है जनता उद्दोलित हो गया। जब इनको मृत्युदंड दिया गया था तो मृत्युदंड की सजा दी गई, तो परिणाम स्वरूप जो है उस समय जो तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल, इन्होंने जो है अपनी विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए आज़ाद हिंद फौज के जो ये अधिकारी थे, शाहनवाज खां, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह को, ये सबको जो है मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। इस प्रकार जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस प्रकार जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनका जन्म जो है एक संपन्न धनवान रिच परिवार में जन्म लिया था और इन्होंने जो है 1920 में ICAS इंडियन सिविल सर्विस के परीक्षा में 4th रैंक प्राप्त करके भी इस पद को उन्होंने छोड़ दिया था और अपना सर्वस्व जीवन जो है भारत की आज़ादी के लगा दिया था। इस प्रकार जो है इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस का योगदान जो है भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार महात्मा गांधी के योगदान जो है भारत की आज़ादी में है, उसी प्रकार हम सुभाष चंद्र बोस की योगदान को हम स्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसी भी जो है एक वायसराय थे जिन्होंने एक प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो भारत आए थे, उन्होंने कहा भाई कि कोई व्यक्ति उनसे पूछे कि आप भारत को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हम जो है भारत को छोड़ने के लिए विवश होना पड़े। इस प्रकार इतना इनका महत्व किस प्रकार आंका जा सकता है, इस प्रकार जो है आंका जा सकता है। तो ये दोस्तों आज हमारा आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये जो है चैप्टर जो है ये आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस 3 पार्टों में हमने 3 वीडियो हमने बनाए हैं। इसके बाद इनका हमने अगले वीडियो में मैं इनका 20 या 25 ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाऊंगा। इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।